अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विधा का प्रदर्शन कर रहे हो। इन्होंने एक चंद्रोदय मंदिर को, जो उसके आसपास की प्रॉपर्टी है, उसके दाम बढ़ाने के लिए ये यूज हुई। उन्होंने क्या किया, वहां पर एक कार्यक्रम किया, ब्रिज महोत्सव। उसमें हमको लगा कि यहाँ के लोक कलाकारों को बुलाएंगे, उनको यहाँ पे प्रतिभा उनकी निखारी जाएगी, लेकिन बुलाए बाहर से सारे बॉलीवुड के। तो वो बॉलीवुड की हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उनको वही काम करना चाहिए। वो यहाँ पे आके जबरदस्ती फंस गई हैं, उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, मैं विकास गोस्वामी। आज का जो कार्यक्रम है वो आपको समझ में आ ही गया होगा। चुनावी चौपाल मथुरा का एमपी कैसा हो। हमारे जो गेस्ट हैं उनमें से केवल बीजेपी के गेस्ट नहीं आ पाए हैं, कुछ ही पल में वो आ जाएंगे। बाकी के गेस्ट जो हमारे हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवीण भारद्वाज जी से कहूंगा कि मंच पर पधारें, और कांग्रेस से हमारे जो दिनेश जैन जी हैं, दिनेश जी मंच पर पधारिए आप। और हमारे जो समाजवादी पार्टी से हैं गौरव जी हैं, एडवोकेट साहब, आप मंच पे पधारिए। और बीएसपी पार्टी से जो आए हैं हमारे पास में राजा अली जी, जो प्रत्याशी नगर निगम का मेयर प्रत्याशी का चुनाव लड़ चुके हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके लिए आप। और आपको पता है कि देश का सबसे अच्छा त्योहार जो आता है लोकसभा चुनाव। हमारे देश में 445 सीट है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है, और सबसे जेन्युइन जो सीट है मथुरा की लोकसभा सीट, जहां पर 5 विधानसभा आती हैं। आज का जो कार्यक्रम है चुनावी चौपाल मथुरा का एमपी कैसा हो, और जो आप मुद्दे देख रहे हैं, जो यहाँ पर आप मुद्दे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मथुरा के मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, स्वच्छता, यमुना, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर, भ्रष्टाचार। तो 10 साल में कितना कार्य हुआ हेमा मालिनी द्वारा, ये जाना जाएगा इसमें। और इसके साथ साथ ही मथुरा का एमपी कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज सबसे बड़ा सवाल यह है, मथुरा का एमपी कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम पूछेंगे प्रवीण भारद्वाज जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है। मथुरा का एमपी कैसा होना चाहिए? नमस्कार साथियों, मेरा अपना निजी विचार ये है कि मथुरा का एमपी ऐसा होना चाहिए तो निर्भीकता से अपनी बात रख सके। आज का जो राजनीतिक परिवेश है उसमें सब कुछ अकालमान तय कर रहा है, लेकिन जो प्रोसेस होना चाहिए, वो जो चाहे मुद्दे हों, जो विकास कार्य होने चाहिए, वो नीचे से जो जनता की मांग है उसके अनुसार जाने चाहिए, और वो लोकसभा में भी बात हमारी अच्छे से रखे, और हमारी जो समस्याएं हैं, मथुरा की जो समस्या है, उसका निस्तारण प्रमुखता से कराए। धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या हेमा मालिनी द्वारा 10 साल में कितना कार्य कराया गया है? कोई एक व्यक्ति उठ करके मुझसे पूछे। हाँ सर, बताइए, आपका सवाल किससे पहले ही बताइए। नहीं, मेरा तो जो यहाँ के जो रूलिंग पार्टी उनका प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं है, तो मैं सवाल किससे पूछूंगा? वो तो अभी इनसे ही पूछना चाह रहा था। हाँ पूछिए, बताइए किससे सवाल पूछना है। यहाँ पर विपक्षी पार्टी के जो भी यहाँ पर विपक्षी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के दिनेश जैन जी हैं, समाजवादी पार्टी से गौरव जी हैं, और आपके इधर से जो बीएसपी से हैं जो राजा अली जी हैं, और आम आदमी पार्टी से प्रवीण भारद्वाज जी हैं। मैं तो इतना ही पूछना चाहता हूँ, जब अभी लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं, तो अब जैसा कि मथुरा के लिए जो इनके पार्टी ने प्रत्याशी अभी फिलहाल तो कोई तय किया नहीं है, तो मथुरा की जनता के लिए इनकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, यह जानना चाह रहा था। किससे जानना चाह रहे हैं? मैं गठबंधन से जानना चाह रहा हूँ। गठबंधन से जानना चाह रहे हैं। सर, सवाल ये है कि आपका प्रतिनिधि जो लोकसभा में जाना चाह रहा है, उसके लिए क्या प्रावधान है आपके लिए? देखिए, कांग्रेस के हमारे साथी हैं, उनसे। हाँ जी, दिनेश जी बताइए जी। इंडिया गठबंधन के लिए कह रहे हैं कि वो प्रत्याशी जाना जाए, जो प्रत्याशी आपके जाएंगे उनका क्या प्रतिनिधित्व है? उनका प्रतिनिधित्व ये है, देखिए कि अभी पार्टी ने ये डिसाइड नहीं किया है कि यहाँ मथुरा से कौन प्रत्याशी लड़ेगा। अच्छा, अभी पार्टी इस पे विचार कर रही है, और जैसे ही हमारा कैंडिडेट फाइनल होगा तो सब जनता के बीच में आएगा। कैंडिडेट के क्या प्रावधान होने चाहिए? कैंडिडेट के प्रावधान सबसे पहले तो ये है कि जनता के बीच में मौजूद होना चाहिए। अच्छा, जिससे कि जनता उससे रूबरू होकर नहीं अपनी समस्याओं को रख सके। अच्छा, बाहर का प्रत्याशी होता है, चुनाव लड़ता है, फिर बाहर चला जाता है, जनता के बीच अवेलेबल है नहीं। जनता की समस्याओं को सुनने वाला यहाँ पे कौन है? कोई नहीं। ठीक, मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है जनता से कि मथुरा का एमपी मथुरा का होना चाहिए या मुंबई का होना चाहिए? सभी एक साथ जवाब दें। मथुरा का एमपी मथुरा का होना चाहिए या मुंबई का होना चाहिए?
मथुरा का होना चाहिए। तो क्या आप मुंबई वाले को चुनोगे? बताओ भैया। बिल्कुल नहीं। तो हेमा मालिनी को 10 साल से सुन रहे हो आप? तो उनको पता तो है, एटलीस्ट उनको पता तो है ना क्या पता है हेमा मालिनी जी को? ग्राउंड रियलिटी क्या है, क्या क्या नीड्स है लोगों की, क्या क्या अच्छा, चाहते क्या नीड्स है लोगों की, क्या करते हो आप? हैं। अभी देखिए जैसे इधर ये बीएसए रोड है, हाँ, इधर कितना पानी भर जाता है बारिश के टाइम पर। आज भी Problem भर रहती जाता है पानी तो। हाँ तो वो प्रॉब्लम है ना एक, तो वो लोग आते जाते तो उनको पता है एक्चुअल में कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम। मुंबई वाले को पता है कि मथुरा वाले को पता है? उनको भी पता है क्योंकि वो रहते हैं यहाँ पर। उनका फिर करवाया क्यों नहीं है? उनका वृंदावन में फ्लैट है, रोमेक सिटी में। वृंदावन में भी पानी भर जाता है? हाँ, अच्छा, तो कौन कहाँ का होना चाहिए? मुंबई का होना चाहिए, मथुरा का होना चाहिए? मथुरा का होना चाहिए। तो वो तो मुंबई की है। बहुत बड़े तालियां। मुंबई की है, हेमा मालिनी जी तो मुंबई की है और आप कह रहे हैं मथुरा का होना चाहिए। नहीं अब जो कैंडिडेट होना चाहिए वो मथुरा का होना चाहिए। मथुरा का होना चाहिए। ताली बजाओ भाई के लिए। हाँ ब्रदर। सर जी ये 10 साल से पानी भर रहा है, पहले ही भर जाता था। मैं तो हमारे कभी कम रही है मेरी। अच्छा हाँ तो ये 10 साल से पहले भी तो किसी की सरकार रही होगी, एमएलए एमपी अपने लोकल के भी तो रहे होंगे। अच्छा, ठीक है। तो उससे पहले पानी की समस्या कहाँ थी? जो ये 10 सालों में पानी आने लगा है, उससे पहले भी तो रोड। अच्छा सर, ये आप जवाब दीजिए कि 10 साल पहले भी आपकी सरकार रही है और भी कोई लोग बाग रहे कैंडिडेट, पहले भी पानी भर जाता था, अब भी पानी भर जाता है, आगे भी पानी भरा रहेगा। कौन जवाब देगा? आप बताइए सर। पानी तो भाजपा वाले भर रहे हैं, इन लोगों ने काम नहीं किया है। मुंबई से लाकर उनको सांसद बना दिया। अच्छा उन्हें क्या पता कि गली मोहल्लों की क्या स्थिति है, वो कभी गली मोहल्ले में गई ही नहीं है। अच्छा, सांसद महोदय तो भाजपा के लोग लगातार अंधभक्ति करके वोट दे रहे हैं उनको। इन लोगों को गली मोहल्ले रोजगार जितने भी आपने अपने बोर्ड में मुद्दे लिख रखे, एक भी जो मुद्दा है उस पर खड़े नहीं उतरे हैं सांसद, और इसलिए स्थिति इस समय दयनीय है, आप समझ सकते हो। भैया समाजवादी पार्टी का विचार है कि मुंबई से लाके यहाँ पर रख दिया, उनको गली मोहल्लों का पता नहीं है और यहाँ पर उनको लाकर खड़ा कर दिया है और अंधभक्ति में वोट दिया जा रहा है। कौन कहेगा इसके बारे में, क्या विचार रखेंगे सौरभ जी? क्या प्रश्न क्या भाई साहब का ये है कि उनको मुंबई से लाके यहाँ पर रख दिया गया है, उनको अंधभक्ति में वोट दिया जा रहा है और उनको कुछ पता नहीं है गली मोहल्लों का, मथुरा का। हाँ अंधभक्ति में तो वोट दिया ही गया है। हेमा मालिनी को तो निहायत अंधभक्ति में वोट दिया गया है। अच्छा। उनसे यहाँ के लोगों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, आज भी नहीं है, 10 साल बाद भी नहीं है। वे एक बेहतरीन नृत्यांगना है, बेहतरीन कलाकार हैं, उनको उसके तौर पर भी जो करना चाहिए था। तालियां बजाओ भाई के एक लिए। बेहतरीन अभिनेत्री हैं, तो 10 साल में उन्होंने यहाँ से कितने अभिनेता अभिनेत्री तैयार किए। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार की मदद से कोई थिएटर बनाया क्या यहाँ पे? केंद्र सरकार की मदद से क्या कोई रंगमंच तैयार किया जिसमें बच्चों को कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो? 10 साल के अंदर मथुरा से कितने डांसर्स तैयार करके उन्होंने भेजे जो आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विधा का प्रदर्शन कर रहे हो। इन्होंने एक चंद्रोदय मंदिर को जो उसके आसपास की प्रॉपर्टी है उसके दाम बढ़ाने के लिए ये यूज हुई। उन्होंने क्या किया, वहां पर एक कार्यक्रम किया ब्रिज महोत्सव, उसमें हमको लगा कि यहाँ के लोक कलाकारों को बुलाएंगे, उनको यहाँ पे प्रतिभा उनकी निखारी जाएगी, लेकिन बुलाए बाहर से सारे बॉलीवुड के। तो वे बॉलीवुड की हैं, बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, उनको वही काम करना चाहिए। वो यहाँ पे आके जबरदस्ती फंस गई हैं, उनको यहाँ से हटाया जाना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं यहाँ पर एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जो वो टेक्नोक्रेट है, उनके मथुरा में तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं। मैं उनसे स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ कि प्रजा मंच पे आप आइए हितेंद्र जी। और ये लोकसभा के कैंडिडेट संभावित है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इनसे आप जो भी हो सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है और हायर एजुकेशन है वो मथुरा में ही हुई है। लोकसभा का कैंडिडेट होने के कारण ये क्या करवाएंगे? जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आप प्रत्याशी होते तो आप क्या करते? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ 2 चीजों पर कार्य करना चाहूंगा जो मुझे सबसे प्रॉब्लमेटिक लगता है। पहला तो ये है कि आस्था, मथुरा में जो आस्था है, आस्था का जो विषय है उस पर कार्य करना चाहूंगा, जन्मभूमि से रिलेटेड मैं कार्य करना चाहूंगा। और दूसरा यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जो समय की जो मैं समझता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम जो है, जो आप जो कम्यूट करने में एक से दूसरी जगह में जो आप समय वेस्ट करते हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या ट्रैफिक और या तो सिचुएशन बनती है आपकी, उस पर 2 चीजों पर मैं कार्य करना चाहूंगा। अगर समय बचेगा वो सबके लिए कार्यगर होगा, सभी क्षेत्र में। टाइम इज मनी फॉर मी। अच्छा, सर का कहना है कि समय का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, समय को वेस्ट किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हेमा मालिनी ने 10 साल वेस्ट कर दिए हैं?
अच्छा, नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? कारण बताओ। आओ जल्दी आओ। एक बात बताइए, 10 साल पहले टेम्पल इकोनॉमी कितनी थी? मथुरा वृंदावन में कितने लोग विजिट करते थे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश वर्मा है, मैं जीएल बजाज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से हूँ। क्या करते हो आप? मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। एमबीए के स्टूडेंट हो? अच्छा ये बताओ, 10 साल में एमबीए के कितने स्टूडेंटों को नौकरी मिली है? सर एमबीए के स्टूडेंट बेसिस पे होते हैं, उसके कौन सी उनका क्राइटेरिया, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो टेम्पल इकोनॉमिक्स से है। पहले मथुरा वृंदावन में इतना एम्प्लॉयमेंट था, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट था कि जॉब्स नहीं थी। आजकल आप देख लीजिए, यहाँ से लेके वृंदावन तक कितनी छोटी छोटी दुकानें हैं जिन पे रोजगार मिलता है, कितनी हमारी टम्पू टिर्री कितनी चल रही हैं। मथुरा में 10 सालों में कौन सा एक रोजगार पैदा हुआ? 10 सालों में कोई फैक्ट्री खुली हो बताओ। फैक्ट्री सर, फैक्ट्री एक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए एक अकेला सुविधा तो है नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। क्या है सर? टिर्री वो चल रहे हैं, टम्पू चल रहे हैं। तुम एमबीए करके टिर्री चलाओगे? बिल्कुल चला सकते हैं सर, अगर रोजगार मिलता है तो। अगर मुझे कोई 5,000 रुपए रोज मिलते हैं टिर्री चलाने में तो मैं एमबीए करके करूंगा, ये मेरा वो है। आप तो मोदी जी के कदमों पे चल रहे हैं सर। बात कर्मों की नहीं है सर, मैं पकौड़ा भी बेचने को तैयार हूँ, अगर मैं अपना स्टार्टअप करता हूँ 5,000 रुपए रोज मिलते हैं। हाँ, भाई का जवाब कौन देगा? भाई एमबीए करके पकौड़ा बेचने को तैयार है। भाई एमबीए जो किया जाता है उद्योगों के लिए किया जाता है कि आप उद्योगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर ताली सकें। बजाओ भाई के लिए। रुकिए, उद्योगों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। हाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रबंधन। आप टेम्पल को व्यवसाय मानते हैं क्या? क्या आप उसका प्रबंधन करेंगे? दूसरी बात कि टिर्री चलाने की बात कर रहे हैं, पकौड़ा बेचने की बात कर रहे हैं, करिए भाई साहब, लेकिन भारत के बाकी नौजवानों को टिर्री और पकौड़ा नहीं चाहिए, उनको एक पक्का रोजगार चाहिए। पक्का रोजगार किससे मिलता है? उद्योग से मिलता है। पिछले 10 साल में कौन सा उद्योग खोला है यहाँ पे केंद्र सरकार ने? ये बताइए भाई साहब। रिफाइनरी बनी यहाँ पे, मान लीजिए लाखों लोगों को रोजगार बन गया, उनकी जिंदगी बन गई, उनके बच्चों की जिंदगियां बन गई, उनको रहने के लिए क्वार्टर्स मिले, उनको किराया नहीं देना पड़ता, उनको रहने के लिए बेहतरीन एनवायरनमेंट मिलता है जैसा टाउनशिप चाहिए। आप एक स्मार्ट सिटी बता दीजिए, जो इन्होंने कहा 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक ऐसी स्मार्ट सिटी नहीं है। जैसे मथुरा का रिफाइनरी नगर है, ऐसा एक स्मार्ट सिटी भी नहीं है। तो आप उस मॉडल को देखिए, वो मॉडल है जिस मॉडल पर चलकर आप देश में कोई पक्की व्यवस्थाएं कर सकते हैं। आपके लिए रोजगार जो है वो टिर्री से नहीं मिलता है। रोज लट्ठ पड़ते हैं पुलिस वालों के, गालियां मिलती है वृंदावन वालों की, वो चाहिए आपको रोजगार। भैया आपसे एक सवाल एक बात बताओ, 2 लाख रुपए खर्च करने के बाद तो तुम तो पहली टिर्री खरीद लो, 2-3 साल बर्बाद क्यों कर रहे हो? सर एमबीए करने से पहले टिर्री चलाओ। एमबीए हमको क्या देता है? एक्सपीरियंस। अच्छा, अभी मैं 23 साल का हूँ, मैं 25 साल का होऊंगा। मुझे मैनेज करने की क्षमता आएगी कि मैं कैसे पीपल को मैनेज करूँ। चलाने का मैनेजमेंट क्यों नहीं है सर? अच्छा, हाँ, साफ से बताओ। आपके बात का जवाब देना चाहता हूँ, जरा जाओ। बिल्कुल। पहली बात, टेम्पल इकोनॉमी कई सारे देश और कई सारे स्थानों की अर्थव्यवस्था का टर्न अराउंड करती है। अच्छा। दूसरी बात है, भाई साहब कह रहे हैं कि वो टिर्री रिक्शा आपका ओल्ड माइंड सेट है। आजकल एप्स के थ्रू उबर चल रहा है, ओला चल रहा है, रैपिडो बाइक चल रही है दिल्ली में, वो भी चलाने वाले यूथ है। ओला के ओनर का अपना एक होटल नहीं है, कमरा नहीं है, और उबर वाले का अपनी कोई एक टैक्सी नहीं है। ये इंटरफेस डेवलप कर रहे हैं कि कस्टमर को इंटरफेस पे लेके आना और वहां से सर्विस डिलीवर करना। चाहे वो एमबीए चाय वाला है, चाहे बीटेक गोलगप्पे वाली है, वो विजन है इन बच्चों का। आप यदि ये सोचते हो कि रोजगार का मतलब आपको पीसीपीएस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या सरकारी नौकरी, आपकी बड़ी ओल्ड थॉट साइकोलॉजी है, पहली बात। दूसरी बात, यदि आपके यहाँ आज 2 करोड़ या 1 करोड़ 80 लाख आपके यहाँ टूरिस्ट साल में आते हैं, तो एक व्यक्ति 3,000 रुपए स्पेंड करता है 2 दिन के अंदर। 3,000 की स्पेंडिंग से लगा लो, 1 करोड़ 80 लाख लोग स्पेंड करते हैं, वो सिर्फ मथुरा में करते हैं। इसे कहते हैं, और यही मॉडल है जिससे कई सारी ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनमें कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, सर्विस सेक्टर नहीं है, उनकी इकोनॉमी, चाहे वो थाईलैंड है, चाहे वो ट्यूनिसिया है, चाहे वो पोर्चुगल है, 70 से 80% इकोनॉमी उनकी जो जीडीपी है वो टूरिज्म पर बेस्ड है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो यंग स्टूडेंट है, ये एमबीए के जो है, इनके पास एक विजन है, इसलिए कर रहे हो। और टिर्री चलाने को, यदि आज की डेट में हमारे बच्चों ने ऐप भी बनाया है जिसमें को पिंक टिर्री जो है, पिंक ई रिक्शा, गर्ल्स के लिए, विमेंस के लिए एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड है, सेफ्टी के साथ, जीपीएस इनेबल्ड है उसमें। तो इनके पास विजन है, मैं ये बात कहना चाहता हूं। और आज की डेट में बता देता हूं, सुनिए, मैं आपको बता देता हूं, ऑन रिकॉर्ड देखिए, मैं बताता हूं। कोविड काल के बाद से सबसे ज्यादा जो कंपनी स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से यूनिकॉर्न भी कन्वर्ट हुए हैं, वो फूड टेक, खाना, जोमेटो,
या छोटे छोटे, आप मथुरा की बात नहीं कर रहा, मथुरा में छोटे छोटे ऐसे रेस्टोरेंट है जिनको पहले कोई नहीं जानता था, और वो समोसे बेचे, कचौड़ी बेचे, गोलगप्पे बेचे, भल्ले बेचे। तो ये काम को छोटा नहीं होता, आपका विजन बड़ा होता है। ठीक है सर, एक सवाल आपसे, अगर यही सब करना है तो जीएलए बजाज तो को बंद कर देना चाहिए एमबीए करवाना। एक सेकंड, एमबीए का मतलब क्या होता है? मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बिजनेस कैसे सेट किया जाए, बिजनेस को रन कैसे किया जाए। बिजनेस का मतलब एमएनसी नहीं, हर आदमी यहाँ पे टाटा या अंबानी नहीं है। अडानी ने कौन सी एमबीए करी है सर? अंबानी ने कौन सी एमबीए करी है? एक सेकंड मैं बताता हूँ। देखिए, पहली बात आपको पता नहीं है, मुकेश अंबानी ने एमबीए करी है बाहर से, अनिल अंबानी ने बाहर करी है, अब यूएस से एमबीए करी है, पहली बात। दूसरी से होता था, अडानी ने भी करी है। अरे मतलब क्या होता है कि आप जॉब भी कर सकते हो, स्टार्टअप भी लगा सकते हो, बिजनेस चला भी सकते हो, हर सेक्टर में जॉब कर सकते हो। अच्छा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप उसमें मत जाइए। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने तो बिजनेस से कर रखी है, कितना गहरा हमसे मत बोलवाओ फिर। ठीक है, मैं यहाँ पे अनुरोध करूंगा कि हमारे जो बीएमपी पार्टी से 2014 में कैंडिडेट रह चुके, मंच पे पधारे सर। आप यादव जी, मेरा आपसे सीधा प्रश्न है, ये भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, ये जीएल बजाज के प्रोफेसर हैं, ये कह रहे हैं टिर्री चलाना, गोलगप्पे बेचना एक व्यवसाय बन गया है। क्या देश के सभी नौजवान बच्चों को टिर्री चलाना, गाड़ी चलाना, गोलगप्पे बेचना, चाउमीन बेचना, फल बेचना, आइसक्रीम की ढकेल लगाना, ये सब व्यवसाय है कि रोजगार चलाना है कि अपना खाना पीने का इंतजाम करना है? मैं भैया की बातों से सहमत हूँ, क्योंकि सारी जो है हर आदमी IAS PCS या बाबू बन जाएगा तो फिर पैसा कहाँ से आएगा देने के लिए। तो ये निश्चित मानिए, मैं एक दिन सुन रहा था एक कवि की कि भाई एक जना कह रहा था व्यापार कोई भी हो कि भाई क्या करते हैं, बोले टिम्बर मर्चेंट की दुकान करता हूँ। बोले कहाँ पे करते हो? बोले कनाट प्लेस पे। बोले माँ तो कोई टिम्बर मर्चेंट की दुकान है ही नहीं। बोले सुबह दांतुन तोड़ के लाता हूँ और उनको बेचता हूँ, वही मेरी टिम्बर मर्चेंट है, वही मेरा व्यापार है। तो व्यापारी जो है वो किसी चीज का व्यापारी हो वो ही रोजगार है। और व्यापारी की कहते हैं कि खाता व्यापारी का गद्दा ना हो, चद्दर गद्दी हो जाए, वही व्यापार है। तो इस वजह से मैं सहमत हूँ, कोई भी व्यापार हो आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। और एक चीज और आपको कहना चाहता हूं मैं एमपी के बारे में, क्योंकि जो आपने चौपाल लगाई है एमपी के लिए, देखिए मथुरा का जो दुर्भाग्य मान लीजिए कि लोगों ने मथुरा में कृष्ण भगवान को भी नहीं पहचाना था, उनको भी छलिया कह के बाहर भगा दिया था। जो भी एक्सपोर्ट होके आता है यहाँ पे वही यहाँ चुनाव जीतता है, चाहे मनीराम बागड़ी हो, चाहे हेमा मालिनी हो, चाहे कुंवर मानवेंद्र सिंह हो, जहाँ जयंत चौधरी हो, चाहे तेजवीर सिंह हो, क्योंकि कोई मेरठ से आया है, कोई माँ से आए, जलेसर से आए। तो मथुरा का तो दुर्भाग्य है कि यहाँ के लोगों को लोग वोट देते ही नहीं है। यहाँ का तो जो भी एक्सपोर्ट होकर आएगा वही एमपी इनको अच्छा लगता है। जैसे कृष्ण भगवान अच्छे नहीं लगे, ऐसे ही यहाँ की जनता को लोकल आदमी अच्छा नहीं लगता, जो एक्सपोर्ट होकर आ जाएगा उसको बना के भेज देंगे। धन्यवाद। आप सभी लोगों से सवाल है, भाई साहब की बात से सहमत है? कुछ टिप्पणी करना चाहते हैं भाई साहब? लोकल होना चाहिए। भाई साहब का कहना है कि लोकल आना चाहिए, मथुरा जिले का ही होना चाहिए, चाहे वो किसी माइनॉरिटी से हो, चाहे जर्नल से हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, पिछड़ा हो, दलित हो, लेकिन लोकल मथुरा से होना चाहिए प्रत्याशी। अच्छा, आपका सर? लोकल प्रत्याशी होना चाहिए। और मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि पढ़ लिख कर आदमी टिकिया पकौड़ी बेचे या भल्ला लगाए या टिर्री चलाए, क्योंकि इसमें ये दिक्कत है कि आदमी अगर माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, सुबह पता लगा अपने बच्चे को 4 बजे से तैयार कर रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारी चीज कर रहे हैं और पूरा जीवन दे दे रहे हैं, 20 साल 25 साल जो है पढ़ाई लिखाई करा रहे हैं। और पढ़ लिख कर बच्चा अगर वही टिर्री उनका चलाएगा, ई रिक्शा चलाएगा या गोलगप्पे बेचेगा तो उनके त्याग का क्या फायदा हुआ? बताइए भाई साहब, कौन जवाब देगा इसका? भाई साहब की बात का जवाब दीजिए कि माँ बाप इतनी मेहनत करने के बावजूद, पढ़ाते लिखाते खून पसीने की मेहनत लगाने के बावजूद भी अगर आपका बच्चा गोलगप्पे, टिक्की, भल्ले या कुछ और बेचता है तो उसका क्या फायदा? मैडम आप मुझे बताइए, आप मेकअप आर्टिस्ट हो, मथुरा में हेमा मालिनी जी ने कोई कंपनी खोली हो मेकअप आर्टिस्ट बनाने की, कोई एकेडमी खोली हो, पहले मैडम के लिए तालियां बजाओ। और मैडम के बारे में आपको बता दूं, मैडम मेकअप आर्टिस्ट है और 2 एकेडमी चलाती हैं, एक आगरा में एक मथुरा में।
आप बताइए ना, हेमा मालिनी अभिनेत्री है, आपको लगता है कि मतलब मेकअप आर्टिस्ट के लिए कुछ किया है? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। हम ही लोग जो कर रहे हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं और इनको अच्छा रोजगार दिला रहे हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि मैं जैसे मथुरा में इतना सपोर्ट किया लोगों ने, मैं आगरा से आई और मुझे 1 साल में इतना अच्छा लगा है मथुरा में और मैं चाहती हूँ कि अब ये बच्चे जो भी मेरे एकेडमी में आ रहे हैं या जो मेरे यहाँ ट्रेनर हैं, वो भी ऐसा ही नाम करे जैसे मेरा नाम हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा है। हेमा मालिनी ने कुछ किया तुम्हारे लिए? इन्हें तो कुछ नहीं किया, ना इन बच्चों के लिए किया। इन बच्चों से पूछो, अब तो मैं ही हेमा मालिनी हूँ इनके लिए। बताओ, ताली बजाओ मैडम के लिए। ठीक है, हाँ, और किसी का सवाल? मेरा नाम विशाल है, एमबीए के स्टूडेंट, जेल बाजार से। सर एक चीज बताइए, हेमा मालिनी क्या आपके घर आके रोटी मिलेगी? बताइए, हेमा मालिनी आपकी ये देखिए क्या प्रॉब्लम है आपकी एरिया में, वो सेटिस्फाई वही तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। ये देखिए कि आपके कपड़े धुले या नहीं, ये बताइए बताइए। आपकी ये देखिए कि आप जॉब पे जा रहे नहीं, जॉब तो आप ही करोगे ना, हेमा मालिनी तो नहीं करेगी आके। बताइए, मथुरा में 5 ऐसी समस्या जो हेमा मालिनी ने उनका कल्याण किया हो। सर आप नाइट में पहले 10 साल पहले लड़कियां रोड पे ही हेमा मालिनी ने कुछ किया हो, बता दो। बताओ मैडम का सबसे बड़ा सवाल, हेमा मालिनी ने कुछ किया हो, बताओ। हाँ किया, लाइट दी है, पहले मीठा पानी नहीं था, मीठा पानी आ रहा है। और पहले 10 साल पहले लड़कियां रोड पे नहीं जा सकती थी, अब खुले में लड़कियां जा सकती है रोड पे रात को 12 बजे तक। ये मनीषा वाल्मीकि कांड क्यों हो गया? जब लड़कियां रोड पे जा सकती हैं तो मनीषा वाल्मीकि कांड क्यों हो गया? जब जो हेमा मालिनी आई है 10 साल से कुछ भी नहीं था, तो ये मनीषा वाल्मीकि कांड क्यों हो गया? अभी जो है पेशाब किया गया मणिपुर में, जो लड़कियों को नंगा घुमाया गया, ये क्यों हो गया? इसी मजबूत सरकार में हो रहा है ये। हाँ जी भाई साहब, कौन जवाब देगा इसका? इसी मजबूत सरकार में ये लड़कियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर में, क्या उसका क्या हुआ? अरे मथुरा और मणिपुर, भारत को आप अखंड भारत की बात करते हो, आप मथुरा की और आगरा की बात कर रहे हो। अखंड भारत की बात करने वाले कभी मथुरा की कभी कहीं की बात करते हैं। भारतीय मतलब मथुरा का प्रत्याशी अगर होता है तो आप कहते हो कि बाहर के प्रत्याशी, आप भारत में ही विखंडित करना चाहते हैं, आप भारत को एक भारत नहीं रहना चाहते, अखंड भारत की बात करते हैं और फिर मथुरा की और आगरा की बात करते हैं। बताओ भाई साहब, कौन बोलेगा? भाई साहब की बात का जवाब। हाँ बताओ, एक मिनट सर के पास आ जाऊं, बताइए सर। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही। संदेश खाली आपको नजर नहीं आता, 36 टुकड़ों में श्रद्धा नजर नहीं आती, आपको सूटकेस में पैक हुई लड़कियां नजर नहीं आती, तब आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। और आप ही के बीच के जानवर यदि कोई कार्रवाई कर जाते हैं, भाजपा शासित प्रदेशों में कोई कांड कर जाते हैं, तो उसके लिए योगी मोदी जिम्मेदार है, बाकी हमारा समाज जिम्मेदार नहीं है। भाई साहब की बात का जवाब कुछ कहना चाहते हैं? भाई साहब बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मुद्दे पर, जितने पे भी चर्चा चल रही है, कोई भी कार्य अगर किया होता तो उनकी पार्टी के लोग यहाँ मुंह छुपा के बैठते नहीं। अच्छा। आपकी डिबेट में नहीं आए, क्योंकि 10 साल में कुछ किया नहीं है। सिर्फ कोरी अंधभक्ति से काम नहीं होता है, चीजों को जमीन पे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। हेमा मालिनी हो, चाहे इनके विधायक हो, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, जहाँ पे भी भाजपा जीतती है वहाँ कुछ नहीं होता। इसीलिए इनके पास अब प्रवक्ता नहीं है बात करने के लिए। अब आप इस पर कार्यक्रम को लगा लीजिए, भाजपा का व्यक्ति क्यों नहीं आया? क्योंकि क्या मुंह छिपाएं, कुछ किया ही नहीं है। ठीक है भाई साहब का कहना है कि कोरी अंधभक्ति में भाजपा के राज में कुछ हुआ ही नहीं है। कौन बोलेगा? हाँ सर बताइए। भाई साहब इधर आ जाओ, बताइए। मैं माननीय नेताजी को बताना चाहता हूं कि आपने जो काम सुनाए, उन कामों के अलावा 370 धारा बीजेपी ने खत्म की, राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने कराया, मनी डिमोनेटाइजेशन का काम माननीय मोदी सरकार ने कराया। इतने काम जो हैवी काम, जिनकी एक जो ग्लिम्पज हम नहीं देख सकते थे आज की युवा पीढ़ी, आज हम स्वयं अपने सामने अयोध्या श्री राम का मंदिर अपने आंखों से देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हमारी जितनी ग्लोबल डेवलपमेंट, हम इंडिया की डेवलपमेंट के साथ साथ माननीय नेताजी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भारत की बीजेपी सरकार ने आज चौमुखी विकास का प्रदर्शन कर रही है, पूरे देश में ही नहीं और विदेशों में भी हमारी कंपनियां बाहर जा रही हैं। ठीक है, बताइए भाई साहब। भाई साहब कह रहे हैं उनकी, देखो आम जनता कोई भी बात कहती है, हम उसकी बात पे कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, स्वागत है ना। लेकिन भाई साहब ये बताएं, अगर इनकी पार्टी ने कुछ भी काम किया हो, भाजपा का प्रवक्ता क्यों नहीं आया?
क्योंकि मथुरा भाई साहब का सुनिए, मथुरा जिले में भाजपा ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो इनको कुछ बताने लायक हो। और ये बताना, ये लंबी लंबी आंकने से कोई फायदा नहीं कि आप इंडस्ट्री बनाई, ये भी। अरे मथुरा में कितने रोजगार दिए, एक गांव ऐसा बता दो जिसमें 4 लड़कों को रोजगार मिला हो। फालतू की बातें करने से क्या फायदा है? नौजवानों को रोजगार मिला, इसकी सूची लेके आते भाई। मथुरा जनपद के अंदर पूरे विश्व में डंका हिला दिया मोदी जी ने। अरे विश्व में हिला दिया, वो छोड़ो विश्व में क्या हिलाया, अमेरिका में क्या किया मुझे नहीं पता, मथुरा में कुछ नहीं किया है, इसीलिए प्रवक्ता नहीं आए। मुंह छिपाते फिर रहे हैं, भर्ती निकली, भारतीय जनता पार्टी मुंह छिपाते फिर रही है, कार्यक्रमों में नहीं आ रही है मीडिया के। बीजेपी ने धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, लेकिन इन्होंने युवाओं के लिए क्या किया? वो भी राम मंदिर जो बनाया कोर्ट के फैसले के द्वारा बनाया गया, कोर्ट ने बनाया, ठीक है ना भाई। कोर्ट ने बनाया और कोर्ट का फैसला जो है सर्वमान्य है, सबको मानना पड़ेगा, और सब जो कोर्ट का फैसला है वो ठीक है। देखिए मथुरा की, अगर मथुरा की बात हो रही है तो मथुरा में ये होना चाहिए था कि मथुरा में कितने युवाओं को रोजगार मिला, कितने लड़कों को जो है सरकारी नौकरी मिली, कितने लोग जो है अच्छी अच्छी कंपनी में जो है सेट हुए है, उससे चीज होता पता लगा। कितने लोग अच्छी जगह जो है शिक्षा जो है फ्री मिली सरकार द्वारा, शिक्षा जो है अच्छी अच्छी जगह पता लगा। एमबीबीएस में सरकार द्वारा कितने लोगों को दाखिला दिया गया। अब जो है आदमी अपने बलबूते मेहनत करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करेगा, फिर अपने बच्चों को 1-1 करोड़ में 2-2 करोड़ में एमबीबीएस कराएगा, तो उसमें सरकार की क्या रूपरेखा रही जिसमें आम जनता को लाभ मिला हो? कि पता लगा शिक्षा फ्री होती, हेल्थ फ्री होता, रोजगार मिलता। इनके मोहल्ले में और इनके गांव में कितने रोजगारों को बच्चों को मिला, बताइए। जो भी बात करने वाला है वो ठीक है कि साहब जी हमारे बताइए भाई साहब, बताइए। इसका जवाब मैं देता हूँ। बिल्कुल दीजिए। मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की शिक्षा के स्तर की बात करते हो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शिक्षा का स्तर 2014 से पहले भारत में और 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या था। जो सरकारी शिक्षा और सरकारी व्यवस्था देख लेते कैसी थी, बताने की। मैं शिक्षा के क्षेत्र से आता हूं, पहली बात। दूसरी बात, 2014 तक हमारे भारत में 7 IIM थे, 7 IIT थे। 100 किलोमीटर रेंज। एक सेकंड भाई साहब, इनको कोई समझाए कि हर जिले में IIT नहीं खोला जा सकता। यदि हर जिले में IIT खुल जाएगा तो ITI हो जाएगा वो। इनको कोई समझाए। भाई साहब मैं आ रहा हूँ। सर IIT नहीं खुल सकता, छोटे सेक्टर तो खुल सकते हैं। एक मिनट आ रहा हूँ। हालात देश के ये इस वक्त बेरोजगारी इस कदर है कि बेतहाशा। अभी पर्चा लीक हुआ है कल परसों, ये जो मात्र 60,000 भर्ती के लिए 50 लाख आवेदन हुआ है। इसका RO की परीक्षा जो 11 फरवरी को लीक हुई थी, उसके लिए मात्र करोड़ लगातार बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं देश के अंदर। इस कदर महंगाई लगातार बढ़ रही है। आप एक चीज देखिएगा, ये बात हालांकि अभी स्थिति ये है, आज अगर रोजगार की बात करनी हो, महंगाई की बात करनी हो, बेरोजगारी की बात करनी हो, इनको पुनर्परिभाषित किया जा रहा है। पकौड़ा बेचेगा वो एक रोजगार है, कोई कचौड़ी बेच रहा है वो एक रोजगार है। एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जब रोजगार परक जीवन जीने के अर्थ बदल दिए गए हैं। ऐसे दौर में हम जी रहे हैं कि जहां मंदिर मस्जिद को लेकर के लगातार देश में एक ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि जहां पर कोई अमन परिस्थिति जीवन जीना चाहे तो कुछ नहीं है। ऐसी हालत है कि देखो नौजवानों की स्थिति क्या कर दी गई है। MBA कर रहा है वो बोल रहा है कचौड़ी बेच लूंगा मैं। हमारी MBA की स्थिति तो ऐसी भी कि अब आप कह रहे हैं कि मतलब जो मैडम इंतजार कीजिए। 60,000 भर्तियां आई हैं, आप ये कह रहे हैं कि 50 लाख लोगों ने आवेदन किया, तो आप उन 60,000 में से क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हो? सिलेक्ट हो ना। हाँ जी भाई साहब, नहीं रोक पाती है। इतना छोटा सा काम क्यों? ये जो पैसे दिए 500 रुपए दिए 60 लाख लोगों ने, उसका जो ब्याज है वो सरकार देगी क्या? ये लोग जो लेट होते हैं उसके जीवन में लेट होने का कोई मुआवजा देती है क्या सरकार? एक पेपर लीक नहीं होता है, 7 साल में 70 पेपर लीक हो गए, क्या करती है सरकार? पेपर किसकी वजह से लीक हुआ? मैंने डिमांड करी पेपर की। मेरी था नियत में कि मैंने 15 लाख तक देने को तैयार थे बच्चे यूपी कांस्टेबल के लिए। 15 लाख अगर भाई रुक जा, गलती किसकी है सर? सरकार की। अरे रुक जा। लीक डिमांड किसकी बढ़ी सर? जब 400 रुपए फॉर्म था सर, 400 रुपए फॉर्म था, 50 लाख बच्चों ने भरा, 400 करोड़ रुपए जमा हुए, उसमें से 15 लाख अगर मैं अकेला देने का जिम्मेदार हूँ
तो मेरी नियत में ये खोट है कि 15 लाख देके नौकरी लेने के बाद सर मैं मेंटेलिटी बता रहा हूँ अपनी, मैं किसी ना पार्टी का वो कर रहा ना किसी में अपनी, मैं बता रहा हूँ मानसिक कि अगर मैं 15 लाख की जुगाड़ लगा सकता हूँ, 25 लाख शादी में ले सकता हूँ और पुलिस में लगने के बाद अभी आ रहा हूँ, ऐसा आ रहा हूँ, कॉपी में से एक पेज फाड़ दी। देखिए जो भाई साहब इधर सुन लो, जो अरे मेरी मैं जवाब देता हूँ इस पेपर लीक का जवाब मैं देता हूँ। पेपर लीक कब हो रहा है? तुरंत कैंसिल हुआ है ना? जितने पेपर लीक हुए तुरंत कैंसिल हुए। पहले पेपर लीक इसलिए नहीं होता था क्योंकि पेपर लीक पहले इसलिए नहीं होता था क्योंकि पहले ही ज्वाइनिंग हो जाती थी। पेपर नोटिफिकेशन निकलने से पहले ही ज्वाइनिंग हो जाती थी। नोटिफिकेशन निकलने से पहले ज्वाइनिंग हो जाती थी, तब पेपर लीक नहीं होते थे। पेपर भाई साहब पेपर लीक यूपी पुलिस 2024 लीक, 24 में 3307, इंस्पेक्टर का 2017 में पेपर लीक, फरवरी 2018 में यूपी पीसीआर लीक, ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट लीक, लखनऊ एग्जामिनेशन यूपी टेट लीक, टेट एग्जाम लीक, अगस्त 2021 कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम लीक। रुक जाओ सितंबर 11 2021 में नीट एग्जाम लीक, फरवरी 2012 में आरओ पेपर लीक। भाई साहब लीक की तो बाहर आ गई है, और कौन कह रहा है? देखिए सुनिए, पेपर होने से पहले लगा देती है। देखिए पेपर लीक की बात इधर, पहले मेरी सुन लीजिए, मेरे गले में दिक्कत है ज्यादा तेज बोलने से, इसलिए मेरी सुन लीजिए। पेपर लीक की जो बात आप कर रहे हैं ना, इतने पेपर लीक, इसमें असल जिम्मेदार कौन है? घर वाले, ठीक है? बच्चे भी जिम्मेदार नहीं है। किस घर वाले ने, किसी ने भी आके सबसे पहले बच्चा पढ़ने की जगह पे ध्यान पेपर लीक पे देगा? आप चाहते हो पेपर लीक हो? हाँ या ना? कोई नहीं चाहता पेपर लीक हो। चाहते हो यस या नो? मैं टीचर हूँ, मैं नहीं चाहता। आप चाहते हो आपका बच्चे का एग्जामिनेशन एमबीए का हो और सुबह पेपर इनके व्हाट्सएप पे आ जाए? नहीं, कोई नहीं चाहता इस बात को, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप सब, हम सब की गलती है, ये सरकार की गलती नहीं है। ये सरकार, देखिए सरकार कितने लोगों को पेपर, कितनों ने दिया? कितने थे? 55 लाख ने भरा। 55 लाख में से 50 लाख लोग ये चाहते हैं कि पेपर आए, बिना पढ़े कर लें। 5 लाख लोग क्या सुविधा दे रही है ये? कौन सी? ये अगर आप ये कह रहे हैं कि 50 लाख में से 15 लाख ये चाहते हैं कि पेपर आ जाए, लीक हो जाए, तो सरकार उनकी सेवा कर रही है क्या? आप ये कहने में हिचक क्यों रहे हैं कि आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार इस पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, और यहाँ की सांसद, यहाँ का विधायक, यहाँ का मुख्यमंत्री इस बात पर चूं तक नहीं बोलता है? बात उनके फेलियर की हो रही है, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? भाई साहब के पास में बताइए। भाई साहब देखिए, ये हमारे छोटे भाई बहन बैठे हैं, इनके घर पर फोन मिला दीजिए, साक्षात अभी पता चल जाएगा। एक कह दे कि मैं मम्मी पकौड़े बनाऊंगा, एक कह दे मम्मी मैं छोले बेचूंगा। कोई भी एमबीए वाला बच्ची आधों की पढ़ाई अगर आज बनना आ जाए तो इन मास्टर साहब को पकड़ लेंगे कि मास्टर साहब आप मेरे बच्चों को कैसे पढ़ा रहे, बनना है, इन बच्चों को पकौड़े वाला बनना है, इनको सर बनना था, इनको प्रोफेसर साहब बनना था, तो इनको छोले भटूरे बनाने हैं। अरे धन्यवाद सर। भाई साहब सुनिए, मैं आपको बताऊं, देखिए इन भाई साहब को सामने पता नहीं है। अब आप उनसे आगे मैंने बोल दिया, मैं बोल लूं। हाँ देखिए बस नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आप जहाँ बैठे हैं सामने बीएसए कॉलेज है, जब फॉर्म निकलते हैं तो हजारों के लिए आते हैं लोग, आज तक कोई सीट नहीं भरी है। आप जहाँ बैठे हैं पुल है, सामने पानी भर जाता है, अगर आप बरसात में आते हैं तो यहाँ ये बच्चे आ नहीं पाते। ठीक है सर, आपका जो सवाल था बताइए। नरेंद्र मोदी माइक पकड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अरे भाई साहब रुक जाओ, सौरभ भाई सर का सवाल सुन लो। अरे गांधीधाम के झगड़े
छोड़ो, सही सही लड़ाई करनी क्यों है? लड़ाई करनी क्यों है? एक दिन सबसे बड़ा भैया एक सेकंड सर सुनिए, एक मिनट छोड़ दिए, मैच छोड़ दीजिए। मैं जतिन व्यास MBA कर रहा हूँ GL बजाज से। सर आप बोल रहे हैं मोदी पर्चा लीक का जिम्मेदार है। मैं राजस्थान का हूँ, जयपुर में 4 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है। राजस्थान के गवर्नमेंट LDC एग्जाम में 2 नंबर से रहा था मैं। रिजल्ट खोल के दिखा दूंगा सर। राजस्थान में एक एग्जाम ऐसा नहीं है जो लीक ना हुआ पर्चा। मथुरा की बात कीजिए, उत्तर प्रदेश की बात चल रहे हो ना, बात चल रही है। एक सेकंड में संसद की बात हो रही है, आप तो मोदी पेपर नहीं कर रहे हो, पर्चा जिम्मेदार का। अरे भाई माइक दे दो मुझे, माइक दे दो। राजस्थान में गवर्नमेंट कांग्रेस की माइक दे दो मुझे, मन से कह रहा हूँ 5 साल में एक बता दीजिए राजस्थान में। तो ये बता दो पेपर लीक की वजह जिम्मेदार कौन है? मोदी। यहाँ पे मोदी सर का सवाल। अरे भाई साहब, अरे एक मिनट इधर आओ जल्दी। अरे सुनो, इधर 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 इधर। क्या हो रहा है? अरे मथुरा का सांसद कैसा हो, मथुरा का सांसद लोकल होना चाहिए। BSA रोड पे इतना पानी भरता है, 10 सालों से इसकी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। कृष्णानगर से आदमी होलीगेट नहीं जा सकता है, किसी भी पुल के नीचे से निकल के नहीं जा सकता है। सारी जगह पानी भरा हुआ है, कोई मथुरा के अंदर विकास नहीं हो रहा है। विकास की बातें होनी चाहिए, मथुरा के बारे में बातें होनी चाहिए, मथुरा के सांसद के बारे में बात होनी चाहिए और मथुरा के विकास के बारे में बात होनी चाहिए। सर का सवाल डायरेक्ट है कि हेमा मालिनी द्वारा बिल्कुल मथुरा का आप इस रुक जाओ। केवल सर का डायरेक्ट सवाल है, कांग्रेस का डायरेक्ट सवाल है कि हेमा मालिनी द्वारा 10 साल में कितना कार्य कराया गया शांति से बनवाई पर। अभी हर सवाल है, आप यही रुक जाओ, बच्चे से पूछे तो। हाँ गुड़िया बताओ क्या सवाल नहीं? हेमा मालिनी द्वारा 10 साल में कितने कार्य कराए गए हैं? आपका जो टेम्पल इकोनॉमी है ना वो बढ़ चुकी है। आप टूरिस्ट प्लेसेस देख सकते हो कि टूरिज्म हमारे उसमें मथुरा में कितना बढ़ चुका है। ठीक है, और कोई व्यक्ति? हाँ सर, जितने भी सर रेलवे वगैरह जो सर बनवाए सर, पूरा सौंदर्यीकरण करवाया है सर। अभी जहाँ छावनी वाला रेलवे देखा हो सर, वो पूरा बनवा दिया सर। ठीक है हितेंद्र जी, बच्चा कह रहा है कि सौंदर्यीकरण करवा दिया पूरे मथुरा का, आपका क्या विचार है? हितेंद्र जी से। हाँ देखिए, मेरा ये मानना है कि सौंदर्यीकरण और सुविधाकरण में बहुत फर्क होता है। जब हम सौंदर्यीकरण की बात करते हैं ना, तो आप चौराहों पे अगर आप 5 फुट 50 फीट का स्टैचू बनवा दें, उससे मैं समझता हूँ उससे ज्यादा बेटर है कि आप वृंदावन और मथुरा के बीच में ट्रांसपोर्टेशन पे कार्य करिए। जो आपकी जो छोटी लाइन जो बंद पड़ी है सालों से, मेरे बचपन में मैं जाता था यहाँ से मथुरा से वृंदावन, मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा, उस लाइन पे कार्य होना चाहिए। चौराहों पे आप लगा देते हैं, बड़े बड़े स्टैचू बनाते हैं, वो मेरे औचित्य में वो इतना जरूरी। अरे सुनो भाई साहब, अरे इधर सवाल है। अरे सवाल है, हितेंद्र जी का कहना है जो सौंदर्यीकरण और सुविधाकरण में दोनों में अंतर है। सौंदर्यीकरण हो रहा है लेकिन सुविधाकरण कहाँ हो रहा है? कौन देगा जवाब इसका? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। हाँ ब्रदर, ये मैं एक शहर बोलूंगा इस सरकार के ऊपर, ताली बजाओ। और उस बात में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, एक मिनट गलत नहीं होगा। और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर उसको गलत बता दें, और जितने भी अंधभक्ति में कुछ नहीं रखा है, अंधभक्ति में तो इंसान कुछ भी कर जाता है। मैं शहर बोलता हूँ भाई, खुददार तेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था वो अफसर के घर गया। यूं तो चलती हैं लाखों चादरें मंदिर मजार पर, बाहर जो एक फकीर था वो सर्दी से मर गया। रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, रोटी अमीर शहर के कुत्तों ने छीन ली, फाका गरीब शहर के बच्चों में बट गया। चेहरा बता रहा था कि मारा और भूख में, हाकिम ने कह दिया कि कुछ खा के मर गया। ये अगर इस सरकार में आज हाल नहीं हो, किसी से भी आप जाके पूछ लें, यही आपको 99% जवाब मिलेगा। बताइए भाई साहब, जवाब कौन देगा? एक मिनट रुक जा सामने वालों से। हाँ सर, भाई की बात से कितना सहमत है आप? इनसे सहमत हैं, और जो बात जो होनी चाहिए शिक्षा पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए। अब जैसे मास्टर साहब है, मास्टर साहब का तो यहाँ आकर ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई लड़के भी अगर इनके MBA हैं तो ये इन्हें मैसेज देना चाहिए, और बच्चे कैसे MBA करें, ना कि अगर ये मनोबल इनका डाउन कर रहे हैं कि टिकिया पकौड़ी बेचिए, बल्ला बेचिए, ई रिक्शा चलाइए, तो ये तो क्या लॉजिक हुआ? हाँ सर, साइड से हट के बात हो। कोई भी स्टूडेंट है, MBA का हो,
लॉ का हो, आईआईटी का हो, वो एमबीए करके, आईआईटी करके, लॉ करके अपना जो कार्य है उसको छोड़ के, जिसके लिए वो लाखों रुपए खर्च कर रहा है शिक्षा में, पकौड़े बेचेगा और ठेला लगाने की सोचेगा, तो पहली बात तो कोई भी माँ बाप इसका सपोर्ट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, सोचो कि हाँ ठीक है, बच्चे के साथ माँ बाप भी हो सकता है अंधभक्त हो गए हों, तो वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को, निठल्ले को, जो एमबीए करके पकौड़े बेचने का और ठेला बेचने का सोच रखता हो, उसको अपनी बेटी का कोई हाथ देगा? ठीक। अच्छा, और पूछ लेना मास्टर साहब से और इनके स्टूडेंट से, क्या कितनी जगह तो ये टिकिया बेच रहे हैं और कितनी जगह इनके ठेले, आज ही जाएंगे हम खाने। ठीक है। अरे भाई साहब सुन लो, अरे भाई साहब, इधर भाई साहब, सर का डायरेक्ट सवाल है कि आपके कितनी जगह ठेले लग रहे हैं? सर चौपाल पे जाना चाहते हैं, आपकी पे टिकिया भल्ला खाना चाहते हैं, फल खाना चाहते हैं, बताओ भाई साहब कहाँ ठेले लग रहे हैं तुम्हारे एमबी वालों के? जल्दी बताओ। अभी पढ़ रहे हैं, बोलो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद बताएंगे। सब खाने जाएंगे तो दुकानदारी बढ़ जाएगी तुम्हारी आज। सर बच्चों को डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं कि बढ़ावा देना चाह रहे हैं? आपकी सर मजाकिया तौर पे क्यों पूछ रहे हैं इस बात को? कौन इस बात को मजाकिया तौर पे क्यों पूछ रहे हैं? मजाकिया तौर पे क्या पूछ रहे हैं? मजाकिया तौर पे पूछ रहे हैं। और सुनो, हमारे बच्चे 40 साल का कन्हैया कुमार नहीं बनेंगे कि सरकार के बजट, जनता के बजट पर रिसर्च के नाम पर भारत छोड़ेंगे। बच्चे 21-22 साल के, 24 साल के सेटल हो जाएंगे। कन्हैया कुमार जैसे नहीं चाहिए। और सुनिए, इसी बच्चों में इन्हीं बच्चों के भी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद बल्ले लगा लेंगे। ये कन्हैया कुमार भारत तोड़ने वालों से बात नहीं करनी है, इनको पाकिस्तान भेज दो। ठीक है। हाँ, अरे एक मिनट सर की बात सुन लो, एक मिनट सर आपका। अरे भाई साहब, एक व्यक्ति मानता हूँ, और सांसद का चुनाव कैसा हो इस पर मैं आपको एक थोड़ा सा अपना नजरिया पेश करूं। जैसे हम अपने गांव में प्रधान चुनते हैं, अगर कोई गलत व्यक्ति चुन जाता है तो वो 5 साल तक पूरा गांव परेशान रहता है। उसी के बाद ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, वहां पे भी अगर कोई गलत व्यक्ति चुन जाता है तो वो भी परेशान रहते हैं। अब चूंकि ब्रज है, पूरे विश्व में इसकी एक पहचान है, तो हम पढ़े लिखे सभी जागरूक हैं। हमें देश की समस्या से ज्यादा पहले अपने घर की समस्या देखनी होगी। हम अपने मथुरा में उस व्यक्ति को वोट देंगे जो व्यक्ति हमारे बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे, एक यानी आश्वासन दे कि मैं वास्तव में धरातल पर काम करूंगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रयास करूंगा, स्वास्थ्य पर अच्छे हॉस्पिटल बनाने का यहाँ पर यानी एक हमें आश्वासन दे कि जगह जगह हॉस्पिटल हो, क्योंकि प्रत्येक घर में बीमारी है। आज की डेट में मथुरा के सारे हॉस्पिटल भरे रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ बीमारी पसार रही है। हमें हॉस्पिटल भी अच्छे चाहिए। इसके अलावा ताली बजाओ सर के लिए। अभी नहीं, ताली मत बजाइए, मुझे आप भले गाली दे दीजिए पर ताली नहीं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर, हम सब लोग यहाँ जो भी प्रत्याशी खड़े होंगे आगे भविष्य में, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, उसका आप आकलन करिए क्या वो अपने मथुरा के लिए सूटेबल है कि नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसकी योग्यता का आकलन कर लीजिए, क्या वो वास्तविक रूप से योग्य है या सिर्फ 5 साल हम परेशान रहे उसके लिए चुनाव करना है, ये आपको तय करना है। ये आप पढ़े लिखे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप कैसा करते हैं। अब बच्चे हैं हमारे पढ़े लिखे, 1 मिनट रुक जाइए, पूरी बात नहीं हुई अभी मेरी। अभी बच्चों को भविष्य के बारे में भी इनको अभी देखना है, क्योंकि अभी ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी युवा है, सोचने में अपनी शक्ति रखते हैं। आप भी हैं, न मैं किसी जाति पात से मतलब रखता, न किसी धर्म से मतलब रखता। मैं तो कभी कभी नहीं, मुझे मतलब नहीं है। मेरे हिसाब से आप अपना वोट दें, जिसको भी दें, आप अपने हिसाब से दीजिए। मैं अपना वोट सिर्फ, मैं जो यहाँ नागरिक की हैसियत से आया हूँ, मुझे अगर लगेगा कि ये प्रत्याशी इस पार्टी का है, भले ही वो बीजेपी का हो, अगर अयोग्य होगा तो नहीं दूंगा वोट। और अगर वो पार्टी प्रत्याशी भले ही वो निर्दलीय हो, अगर वो योग्य होगा तो मैं उसे वोट दूंगा। बाद बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप क्या चाहते हैं। सर का एक सवाल और सुन लो, 1 मिनट। मेरा सवाल नहीं, मैं तो आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार आती है, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था सभी सरकारें करती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माहौल कौन अच्छा बनाती है, ये देखना चाहिए। पहले हाईवे पे लूट होती थी, अब उन लूटों में कितनी प्रतिशत कमी हो गई है। पहले जो क्राइम था, उस क्राइम पर कितना कंट्रोल हुआ है, मेन चीज ये है। और किसी का कोई सवाल आप लोगों में से? हाँ सर, बताइए।
अभी आवाज आ रही थी आरक्षण खत्म होना चाहिए। हाँ। जो यहाँ से आरक्षण खत्म करने वाली बात कर रहे हैं, आरक्षण की परिभाषा बताएंगे आरक्षण क्या होता है? ठीक है। हाँ, संविधान क्या कहता है, संविधान में क्या व्यवस्था की गई है, आरक्षण क्यों है, आरक्षण किस लिए है, आरक्षण जिस व्यक्ति ने आरक्षण के ऊपर सवाल उठाया है उसको पूछिए आरक्षण की परिभाषा क्या है, आरक्षण क्यों है, किस लिए होना चाहिए आरक्षण और क्यों खत्म होना चाहिए। संविधान में जो व्यवस्था है वो बरकरार रहनी चाहिए। ठीक है सर, आपका सवाल। देखिए अभी जो मैं ये आपके यहाँ गुत्तम कुत्ता देख रहा था मैं, उससे सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम किसी पार्टी के समर्थक बाद में हैं, पार्टी के पदाधिकारी बाद में, सबसे पहले हम भारत के नागरिक हैं। और दूसरी कहावत होती है कि जो छाता होता है ना वो सिर्फ जब ही काम आता है, मतलब सॉरी कहावतें होती है दिमाग छाते के जैसे होता है, वो सिर्फ जब ही काम आता है जब वो खुला होता है। तो दिमाग की खिड़की दरवाजे खोलकर तथ्यपरक चीजों को सोचकर समझकर चीजों को निर्णय करें जिससे कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। 1 मिनट रुक जाइए, जल्दी मत कीजिए। आज के समाज में एक व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं जो भ्रामक प्रचार करती हैं, गलत सलत जानकारी देती हैं, और जबकि सही जानने का मौका सबके पास है, इंटरनेट मौजूद है, जान के आप सच जान लीजिए। हाँ, आपका कोई सवाल हो बीएसपी वालों से, समाजवादी पार्टी वालों से, हितेंद्र सिंह से? हाँ, आरक्षण पर मेरा जो अपना विचार है, भैया एक मिनट। आरक्षण जो है हमारे यहाँ संविधान में जो व्यवस्था की गई उसमें यह है कि दबे या दलित या जो भी व्यक्ति हैं उनके उत्थान के लिए, चूंकि अब इस समय भारत देश में क्या है कि प्रत्येक जाति में गरीब है। अग्रवाल भी आपने देखा हो कि खोमचा चला रहा है, ब्राह्मण भी रोड पर फुटपाथ पे बैठा है। तो इसका पुनः एक बार सभी बुद्धिजीवी बैठकर देश में ये देखें क्या आवश्यकता है या सिर्फ वोट बैंक के लिए है, क्योंकि सभी पार्टियां वोट बैंक के लिए ही करती हैं। और इस बात को मैं एक बात और भी देना चाहता हूँ, कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, ये सभी वोट बैंक के लिए अगर इसका इस्तेमाल करती हैं तो वो देश को बहुत हानि पहुंचा रहा है। वास्तविक इवैल्यूएशन होना चाहिए, बुद्धिजीवियों की कमेटी होनी चाहिए, कितनी आवश्यकता है देश को और कहां तक है, बस यही है। ठीक है, सवाल कोई बीएसपी से, एसपी से, प्रवीण भारद्वाज जी से? हाँ, सवाल सर। आपका आज का पॉइंट और आपका विषय मुद्दा है चुनावी चौपाल। मैं सभी भावी सांसदों से पूछना चाहता हूं कि मथुरा क्षेत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कौन सी पार्टी इसको प्रभावी ढंग से लागू करेगी। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको डेवलप किया सन 1986 को 1992 की को हमने 2019-20 बना न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। आप में से कौन कौन से ऐसे माननीय भावी सांसद हैं जो इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इफेक्टिव तरीके से लागू करेंगे? हम उनका समर्थन करने को तैयार हैं। सही सवाल। ठीक है, और किसी का कोई सवाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे? हाँ यादव जी। पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। हमारे एक सेकंड सुन लो। हमारे अभी पंडित जी कह रहे थे कि भाई क्राइम बहुत कंट्रोल हो गया प्रदेश के अंदर। तो क्राइम कैसा कंट्रोल हुआ मैं बताऊं कि कानून का तो कोई राज बचा नहीं है। एक मुकदमा अभी लिख जाए किसी भले आदमी के ऊपर और खुदा ना खास्ते वो नाई हो, धोबी हो, वाल्मीकि हो, कुमार हो, अहीर हो, गुजर हो, मैना हो, मुसलमान हो, तो निश्चित मान लीजिए कि एक मुकदमा आज लिखेगा, कल उस पर 10,000 का इनाम होगा, परसों उस पर 25,000 का होगा और तीसरे दिन 50,000 का होगा। चौथे दिन एक फर्जी मुठभेड़ होगी। अगर मुसलमान होगा तो दोनों पैरों में गोली होगी, अहीर होगा तो दोनों पैरों में और हाथ में गोली होगी, कुमार होगा तो एक पैर में गोली होगी, अगर गोस्वामी होगा तो सिर के ऊपर से गोली होगी, अगर ब्राह्मण होगा तो छज्जा गिरा दिया जाएगा, अगर ठाकुर होगा तो माफ कर दिया जाएगा। ये यहाँ पे जो क्राइम कंट्रोल हुआ है, क्राइम तो कोई कंट्रोल नहीं हुआ, केवल जाति बात पे यहाँ पे फैसले हो रहे हैं थाने चौकियों में। कोर्ट कोई बची नहीं है, कानून कोई बचा नहीं है, मुकदमा कोर्ट में जाते नहीं है, रोज फर्जी मुठभेड़ है। 180, 182
बयासी फर्जी मुठभेड़ों की सुप्रीम कोर्ट में जांच हो रही है। ये निश्चित मानिए जो लोगों ने फर्जी मुठभेड़ें की हैं और फर्जी तरीके से रोज मुठभेड़ दिखाई जा रही है, उनको निश्चित मान लीजिए क्राइम किया, उनकी को जेल जाना पड़ेगा। ठीक है, सवाल पूछना भाई सब। सवाल एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास में। अभी जो है आरक्षण पर बात आई, जैसे नौकरी या गरीबी को लेकर जो आरक्षण की बात की जाती है, आरक्षण का उद्देश्य ये नहीं है। उन लोगों को संविधान को पढ़ना चाहिए और फिर दोबारा अपना अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का मतलब है हिस्सेदारी। इसीलिए तो जातिगत जनगणना की बात हो रही है देश के अंदर। आरक्षण का मतलब है हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए शासन सत्ता में, संसाधनों में, ये है उसका अर्थ। ठीक है, लास्ट सवाल इसके। हाँ, एक मिनट। देखिए, जातिगत जनगणना तो एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है और एक ये वो लटका दिया गया है कि इससे, क्योंकि मैं इस वाली बात तो फिर से ऐड करना चाहूंगा। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था भारत में, मंडल कमीशन के बाद आरक्षण दिया गया। आरक्षण देना बहुत अच्छी बात है। समाज में कुछ लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे, सामाजिक वर्ग समाज का ताना बाना उससे जो है विखंडित था, इस बात को मानता हूं। लेकिन उसके बाद आप ये देखिए, उस आरक्षण का लाभ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछड़े में यूपी में किसने लिया, पिछड़े में बिहार में किसने लिया, और दलितों में किस जाति विशेष कि आप क्रीमी लेयर लगाइए ना, उनको बाहर कर दीजिए, और भी तो दलितों में पिछड़ों है उनको आरक्षण का लाभ मिले। कि सारा ठेका पिछड़ों का एक जाति ने ले लिया और दलितों का एक जाति ने ले लिया। उठा के देख लीजिए कितने बड़े, एक घर में आईएएस, एक घर में माँ आईएएस, बाप आईएएस, बच्चे भी आईएएस का लाभ ले रहा है। और ठीक है, तो उन सभी को उनको निकालिए बाहर, क्रीमी लेयर करके दूसरों को दीजिए लाभ। ठीक है, एक हाँ सवाल। अरे तो जाने दो। मंत्रालय से लागू होती है, प्रधानमंत्री लागू करते हैं, उसको सांसद थोड़ी ना लागू करता है। सांसद बन के क्या कर लेगा आदमी? मतलब सवाल ही गलत है। प्रधानमंत्री मुझे बना दे तब मैं पॉलिसी लागू करूंगा। किस पार्टी से लोग क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? किससे सवाल है? इंडी गठबंधन से। हाँ, मेरा इंडी गठबंधन से एक ही सवाल है कि जैसा कि यहाँ पे डिस्कशन में निकला, जनता का तो ये मानना है हेमा मालिनी जी ने काम किया, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रतिनिधि है उनके हिसाब से कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, जनता सबसे बड़ी होती है, इस चुनाव में जिता देगी, हरा देगी, और लगातार 2 बार रिपीट किया, 3 हरवा देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इंडी गठबंधन का एक कॉमन जो मिनिमम प्रोग्राम होगा या कॉमन मिनिमम एजेंडा होगा या उनका मैनिफेस्टो होगा, उसमें मथुरा के लिए उनके पास क्या विशेष योजना है? आईआईटी, आईआईएम और पीएसयू मथुरा में लगाने वाले हैं क्या, ये जैसे इन्होंने पहले लगा दी थी? इनसे इतना सवाल है। हाँ, भाई साहब का सवाल है, क्या आपका कोई भी प्रत्याशी आके पीएसयू कंपनी लगा देगा क्या? भाई साहब के जो सवाल हैं, जो इंडिया गठबंधन है उसका मुख्य मुद्दा बेरोजगारी मिटाना है। जब हम बेरोजगारी मिटाना है, और बेरोजगारी तभी मिटेगी जब अस्पताल बनेंगे, विद्यालय बनेंगे, यूनिवर्सिटी बनेंगी। ये काम पहले भी हुआ, अब भी होगा। पिछले 10 साल में रुक गया ये काम। अंधभक्ति शुरू हो गई है, वो खत्म होगी। पकोड़े वाले खत्म होंगे, है ना। ये पकोड़े वाली शिक्षा खत्म होगी। जो प्रॉपर शिक्षा एमबीबीएस करेगा तो डॉक्टर ही बनेगा, लॉ करेगा तो एडवोकेट ही बनेगा। वो शिक्षा लागू थी और वो होगी। बीच में 10 साल के लिए गड़बड़ कर दिया लोगों ने, इसलिए बेरोजगारी बढ़ गई है। वो उनसे कह दो बिल्कुल आश्वस्त रहें और इंडिया गठबंधन को वोट करें। आपको रोजगार 100% की गारंटी ले रहे हैं यहाँ पे। और जितने भी यहाँ पे अंधभक्ति कर रहे हैं, इनके मोबाइल नंबर, उनके नाम नोट कर लेना। 5 साल बाद भी ये बेरोजगार ही मिलेंगे। ठीक है, पकौड़े बेचने की भी स्थिति में नहीं रहेंगे। ठीक है। और हितेंद्र जी, लास्ट मेरा आपसे सवाल कि ये जो लोगों का कहना है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर या आरक्षण के ऊपर, तो आप मान के चलो प्रत्याशी होते हैं और संसदीय जीत के आते हैं, तो क्या करेंगे? इनके सवालों का जवाब दो। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे ना। पहले तो वास्तविकता जानने की जरूरत है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलें कि वो एमबीए ग्रेजुएट है या बीटेक ग्रेजुएट है, क्या वो वास्तविक में उतना क्वालिफाइड है? अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमी में जाएं और आप वर्ल्ड स्टेट्स में जाएं, मैं हवा में बात नहीं करूंगा, इमोशंस में आके, 40% भारतीय स्नातक जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जो आपके एमबीए ग्रेजुएट हैं, वो क्वालिफाइड ही नहीं है जॉब करने के लिए। तो आप डिग्री लेके जब आप बात करते हैं, जब आप डिग्री की बात करते हैं, आप डिग्री करके रोजगार में लेकर, रोजगार तो एक
रोजगार जो है ना वो एक काबिल व्यक्ति को मिलता है। अगर आप एक कागज का टुकड़ा लेके खड़े हो जाते हैं कि ये मैंने डिग्री कर ली, तो यहाँ पे अगर मैं एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ तो यहाँ पे डिग्री देने से ज्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए हम व्यक्ति को स्किल हम बोलना चाहेंगे कि उसको जो आप जिस क्षेत्र में हैं, हाँ बिल्कुल आप स्किल दीजिए। कागज में एक डिग्री, एक पेपर पत्र दें, क्योंकि मैं सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू लेता हूँ। मैं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूँ, कॉलेज कैंपसेस में जाता हूँ तो व्यक्तिगत तौर पे मेरी ये राय है, डिग्री होल्डर्स ज्यादा होते हैं, क्वालिफाइड रिसोर्सेज कम होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें स्किल्स के ऊपर कार्य करने की जरूरत है, उसके बाद सेकंड चीज डिग्री की। हाँ सर, क्या कहना चाहते हैं आप इसकी? इस बात से सहमत है, सही बात इन्होंने कही है। और मेरा कहना भी यही है कि भाई रोजगार तो सबको नहीं मिल सकता, रोजगार तो सीमित होते हैं, सरकारी नौकरियां सबको नहीं मिल सकती, लेकिन उसके बाद जो व्यक्ति बचते हैं वो क्या करेंगे? सरकार को उनके लिए संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए, छोटी ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सके और रोजगार को चला सके। कि भाई यहाँ सारी पार्टियों के लोग हैं और मसला ये है कि यहाँ का सांसद कैसा हो। मुद्दे यहाँ के जो हैं, मथुरा के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर यदि बात की जाए, जो मुद्दे इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, 11 मुद्दे हैं। शिक्षा की बात है, आप एलिमेंट्री लेवल की चाहे एजुकेशन की बात कर लीजिए, चाहे स्कूलिंग की बात कर लीजिए 1st to 12th, या फिर आप डिग्री कॉलेजेस की बात कर लीजिए। मसला ये कि क्या मथुरा में पिछले 10 साल में कोई ऐसा नया स्कूल केंद्रीय स्तर पर खुला है? जैसे मैं सेंट्रल स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, 3 सेंट्रल स्कूल थे जब मैंने एडमिशन लिया था 1993 में, आज भी 3 ही हैं। तो वो 3 स्कूल, वो तो 1 रुपए की पट्टे पर जमीन ऋतंबराजों ने ले ली थी, कब्जा कर ली थी, उस पर है। केंद्र सरकार ने नहीं खोला है, वो केंद्र सरकार ने नहीं खोला। या शांत हो जाओ, कम से कम 2 मिनट सुन लो, चुप होकर सुन लो पूरी बात, चुप होकर पहले चुप होकर पूरी बात सुन लो कि ये बताइए ये सर मेराज भाई 1 सेकेंड, मेरा सवाल ये है कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में कितने केंद्रीय विद्यालय खोले हैं या केंद्रीय विद्यालयों में कितनी नई सीट जनरेट की हैं? और बाकी जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रतिनिधि, इनकी अगर सरकार आ जाती है तो ये क्या करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, सेम बात स्वास्थ्य को लेकर होती है। आज मथुरा के अंदर इतनी हालत खराब है बीमारों की, तो केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या किया है? एक यहाँ पर नयाती हॉस्पिटल खुला था प्राइवेट, उसने यह विज्ञापन किया था कि अब आपको फरीदाबाद जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। तो भारत की सरकार ने इन 10 सालों में क्या किया है? और अगर इनकी पार्टी आ जाती है सत्ता में तो क्या करेंगे? इन द सेम वे मैं उस मुद्दे को उठाना चाहता हूं, मैं उस मुद्दे को भी उठाना चाहता हूं जो यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आप सब लोगों से भी सवाल करता हूं, यमुना प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हर बार के चुनावी जो मैनिफेस्टो होते हैं हर पार्टी के, उसमें यमुना शुद्धिकरण की बात आती है। वो धर्म की बात भी है और धर्म के साथ पर्यावरण की भी बात है। उसके साथ साथ जिस बात का आप कह रहे हैं टूरिज्म, अगर यमुना साफ होगी तो वो टूरिज्म भी बहुत बढ़ेगा, आप ही की बात है। तो यमुना गंदी क्यों है? 10 साल में क्यों नहीं साफ हुई? उससे पहले क्यों नहीं साफ हुई थी? इसीलिए उनको बदला गया। अब आएंगे तो क्या करेंगे? यमुना क्यों गंदी है? यमुना क्यों मैली है? मथुरा की सांसद ने यमुना को शुद्ध करने के लिए क्या किया? 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा खा गए। क्या किया? लगातार गंदी हुई है यमुना। धर्म की बात कर रहा हूं मैं, तो बताइए क्यों गंदी है? नाले मिल रहे हैं। और सुनिए एक छोटी सी बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, ये सवाल भी कि यमुना इसलिए गंदी है, यमुना इसलिए शुद्ध हुई है क्योंकि हम तो यात्रा करके आए, हमने पूरा सर्वे किया कि हथनी कुंड बैराज जो आता है वहां से 71% जो पानी है यमुना का वो हरियाणा चला जाता है। 21% यमुना का डाइवर्ट कर देते हैं सहारनपुर की तरफ, बचता है 8% पानी दिल्ली को मिलता है। दिल्ली उस 8% को यूज कर लेती है, अपने सारे नाले डाल देती है हरियाणा और दिल्ली। वो नाला यहाँ पर बहता है। क्यों 10 साल में साफ नहीं हुआ? उससे पहले क्यों नहीं साफ हुआ? और अब अगर वो नेता आते हैं तो क्या करेंगे? बताइए सर, कौन सवाल का जवाब देगा इसका? आप देंगे सर? हाँ, लाइए, बताइए। देखिए, भारत के स्वतंत्र भारत में 76 वर्षों में यमुना के ऊपर, शिक्षा के ऊपर और बेरोजगारी के ऊपर जो काम होना चाहिए था वो भारत सरकारों ने नहीं किया। संविधान में जो व्यवस्था की गई थी कि भारत के लोगों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, निःशुल्क चिकित्सा दी जाएगी, वो इस भारत की सरकार ने, जो भी सरकार रही है, वर्तमान सरकार या निवर्तमान सरकार, उन्होंने ये सारे काम नहीं किए। यदि ये किए होते तो ये जो अभी सवाल पैदा किया गया है यमुना के लिए, जो पारदर्शिता के लिए जो सवाल पैदा किया गया है,
इस सवाल के लिए ये जो लुटेरे बैठे हुए हैं सरकारों में, जो घूसखोर बैठे हुए हैं, इनको बेनकाब करना होगा, इन्हें हटाना होगा। इनको हटाने के लिए हम बीएमपी की सरकार बनाएंगे, बहुजनों की सरकार बनाएंगे, पिछड़ों की सरकार बनाएंगे, दलितों की सरकार बनाएंगे, माइनॉरिटीज के लोगों की सरकार बनाएंगे, देश का कल्याण कर देंगे, तस्वीर बदल के रख देंगे। 5 साल का मौका दीजिए हमको, मात्र 5 साल का। सर हितेंद्र जी, इस पर आपका क्या विचार है? भाई साहब की बात से सहमत हो आप? देखिए, मैं तो यहाँ राजनीति की जगह आंकड़ों पे बात करना चाहूंगा। जो मेरे मित्रगण थे जब वो आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो मैं आंकड़ों पे बात करना चाहूंगा। 2004 से यमुना शुद्धिकरण का कार्य चल रहा है और मैं आंकड़ों पे बात करूंगा। 2000 करोड़ से अधिक दिल्ली गवर्नमेंट ने दिए हैं इस प्रोजेक्ट को क्लीन करने के लिए। 400 करोड़ के आसपास हरियाणा गवर्नमेंट ने दिए हैं। 1300 करोड़ के आसपास आपका एक और स्टेट है और कुछ 100 करोड़ यूपी स्टेट ने दिए हैं। और अगर आप इसमें देखें तो टोटल मिला के 13 आपका जो है ना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं यमुना नदी के ऊपर। 13 क्षेत्रों में, जिसमें अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में 2 प्लांट आपके ऑलरेडी इस पे कार्य कर रहे हैं। जब हम शुद्धिकरण की यहाँ बात करते हैं तो शुद्धिकरण ना किसी एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का कार्य नहीं है। हर जाति का व्यक्ति, हर श्रेणी का व्यक्ति कहीं ना कहीं भागीदार है इस यमुना को गंदा करने के लिए। ठीक है, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चौपाल, आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, अच्छे सवाल पूछे, और इन सभी लोगों का भी धन्यवाद। और कार्यक्रम अंत हो रहा। मैं बस इसमें यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चल रही है और यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी की थी, विधायक सारे लोग मथुरा में भारतीय जनता पार्टी लगातार यहाँ से जीत रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने कुछ नहीं किया। काम के नाम पे शून्य है, इसलिए मुंह छुपाते घूम रहे हैं। आपके चैनल की डिबेट में इनकी औकात नहीं है, सामने प्रवक्ता कोई आने को इनके पक्ष में बोलने के लिए लोगों पे तथ्य नहीं है। फर्जी अंध वक्त सिर्फ बात कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कार्यक्रमों में करते हैं। और कार्यक्रम में इतना अच्छा आपका कार्यक्रम हुआ, इसमें इनका प्रवक्ता नहीं आया क्योंकि इन लोगों को कहने के लिए कुछ है नहीं, तो ये शून्य है। इस बार इनकी जमानत जब्त होगी। इन्होंने निजीकरण किया, प्राइवेटकरण किया, भूमिकरण किया। ये लोग जो है पारदर्शिता, जो अभी हमारे ये कह रहे हैं, इनकी कथनी करनी में कोई पारदर्शिता नहीं है। ये झूठे और फरेबी लोग हैं। इनका प्रवक्ता आपके बुलाने पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ नहीं आया डिबेट में, ये कायर है। ठीक है सर, आपका लास्ट में। देखिए, तथ्यपरक तरीके से अगर हम सोचेंगे तो उसके बाद आकलन होगा कि 10 साल में आगे गए हैं, पीछे गए हैं। बहुत बड़े भारत संकट में है, लोकतांत्रिक रूप से हमने देख लिया। चंडीगढ़ में किस तरीके से लूटमार की गई लोकतंत्र की, यही पूरे देश में की जा रही है। और ये सब ईवीएम की देन है विकास जी, ये ईवीएम की देन है। ईवीएम बैन होना चाहिए। चुनाव ईवीएम चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, ये बंद होना चाहिए। ये बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे तमाम मुद्दों पर बात हुई। मथुरा का एमपी कैसा हो, तमाम मुद्दों पर बात हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, स्वच्छता, यमुना बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भ्रष्टाचार के बारे में। और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और हमारे सभी दर्शकों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।